ओशो जब अमेरिका से आए तो दिल्ली में ठहरे थे। पहली सुबह दिल्ली के सारे लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार पहुंचे ओशो से बात करने के लिए। तो जो ओशो ने पहली बात बोली वो बोली, मैं इस देश के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बुद्ध के वंशज, महावीर के वंशज, शंकराचार्य के वंशज, वल्लभाचार्य के वंशज, बोले मैं इस देश के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाना चाहता हूं। हमारे सामने ओशो हुए। इस मनुष्य जाति के इतिहास में ओशो जैसा विजनरी, ओशो जैसा प्रकांड विद्वान, ओशो जैसा समुद्ध, ओशो जैसा विशाल हृदय कभी नहीं। दुनिया के शायद ही कोई विषय होगा जिस पे ओशो की पूरी अधिकार न, पूरी दुनिया से लोग आए। कौन कौन से ओशो प्रश्न होंगे जो ओशो से नहीं पूछे गए। इस मनुष्य जाति के इतिहास में कभी किसी एक व्यक्ति से उतने प्रश्न नहीं पूछे गए जिसने ओशो से पूछे गए। वो क्या उनके जवाब, क्या उनकी अद्वितीय दृष्टि। कितनी ही सारी ध्यान विधियां बनाई, थेरेपीज बनाया, एक पूरी नई जीवन शैली थी जो ओशो से पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा का जितना ओशो ने सम्मान किया, किसी तरीके के कोई नियम, कोई अनुशासन, किसी तरीके की कोई बाध्यताएं नहीं। अपना जो अनुभव है उसे शेयर किया, फिर प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता पर छोड़ा। तुम्हें पसंद आए बहुत अच्छा, ना आए मैं जब इस विषय में इन दिनों में सोच रहा हूं, इतना विशाल विराट महामानव इस देश में पैदा, लाखों लाखों लोगों ने नंगी आंखों से उस महामानव को देखा। पूरे भारत के चप्पे चप्पे में यात्राएं करके लाखों लोगों से बात। भारत का ऐसा कोई विषय नहीं होगा जिस पे ओशो नहीं बोले। कभी कभी मुझे लगता है कि इतने महान व्यक्ति का हम भारत के लोगों ने किया क्या। कहते हैं कि हमारे हीरो का सम्मान करना भी हमें नहीं आता है। कोई सोच सकता है कि ओशो जैसा संबुद्ध किसी और देश में हुआ होता तो कैसा विराट इस मनुष्य जाति पर उस व्यक्ति को छा जाने देते। ये हमारा गौरव है कि ओशो इस जमीन पर हुए और कैसा ना ओशो ने भारत को ऊंचाइयां दी। इंडिया माय लव कोई पढ़ के देखे। ऐसे गौरवशाली संबुद्धों के इतिहास को ओशो ने आज समसामयिक किया। अक्सर कई बार बात होती है कि वो आ जाते हैं, वो धर्मांतरण करते हैं, वो धर्मांतरण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम अपने देश में बैठ के इन चीजों की चिंताएं करते हैं, बातें करते हैं। और ओशो ने
अपने होने से, अपने बुद्धत्व से, अपने इंटेलिजेंस से दुनिया के उच्च स्तरीय शिक्षित प्रतिभावान लोगों को अपने पास इकट्ठा किया, अपने विजन से उन्हें दीक्षित किया। अमेरिका में जाके अपनी बात बोली और ताकत से बोली और चुनौती दी, जिसको मेरे विषय पे बात, जिस विषय पे बात करनी हो मेरे से कर। किसी ने उनकी उस चुनौती को स्वीकारा नहीं, किसी में साहस नहीं था। सबको पता था कि इस व्यक्ति के सत्य के सामने टिकेंगे। 125 वर्ग माइल के अंदर एक प्रदेश विदेश में जाके अपना शहर बना देना रजनीशपुरम के नाम से। बड़ी समृद्धि की बातें होती है अमेरिका में। कुछ ही सालों में वैभव का वो शिखर खड़ा किया कि लोग देखते रह गए, ये कौन है भाई। देखते देखते एक सेंट्रली एयर कंडीशन आधुनिक शहर बना दिया। हम भारतीयों ने इतने बड़े महामानव का अपने लिए क्या सदुपयोग किया। अमृता प्रीतम ने बोला कि कभी किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, लेकिन ओशो के होने से मानवता सम्मानित हुई। आज मैं जब देखता हूं भारत के बुद्धिजीवियों को, सृजनात्मक लोगों को, विद्वानों को, या दुनिया भर के सृजनात्मक लोगों को, ओशो से कोई अछूता नहीं। ओशो के पहले यह कभी संभव नहीं हुआ कि एक अकेले व्यक्ति ने कुछ ही सालों के अंदर इस मनुष्य जाति के इंटेलिजेंस को इस तरीके से प्रभावित किया। ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। लेकिन भारत के बुद्धिजीवियों ने क्या किया, भारत के सृजनात्मक लोगों ने क्या किया। जो लोग रात दिन ओशो को पढ़ रहे हैं और ओशो की उस उच्च नजरिए से प्रभावित हो रहे, वो कभी ओशो पे बोलते क्यों? क्यों ओशो के साथ खड़े होने में आज भी भय लगता है? पीठ पत्रिका ने ओशो का शुरू के सालों में पीठ पत्रकारिता ने नुकसान किया, और अब ये देवदत्त, ये लठ भारती और इस तरीके के कमीने नुकसान कर रहे हैं। कौन बुद्धिजीवी इन ढक्कनों के साथ खड़ा हो, इन मूर्खों के साथ खड़ा होगा? मुझे कल कोई पूछ रहा था, आप ओशो का कार्य क्यों नहीं करते? अरे मैंने कहा, मैं क्या करूं, मेरे लिए ये ओशो है ही नहीं। करता ही नहीं है। ये रंग बिरंगे लबादे और टोपियां और ओशो जैसी आवाजें निकालना, और ये ओशो नहीं है भाई। ये तो ओशो का अपमान है। अगर ये किसी को लग रहा है कि ओशो का काम है, तो भैया मुबारक उन्हें। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा कभी भी ये सब। लेकिन जब मैं देखता हूं कि इतने महासूरज को कोई हथेलियों से तो नहीं ढक सकता, और नहीं ढक रहे हैं, ढक पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सोने में सुहागा होता अगर बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने, सरकारों ने, राजनेताओं ने
ओशो को वो सम्मान दिया होता जो दिया जाना चाहिए था, मैं कह सकता हूं कि आज भारत की छाती चौड़ी होती कि यस, ओशो हमारे देश में। लेकिन ये हो नहीं पाया, ये हुआ नहीं। तो मेरी नजर में ये ऐसा होता है कि अवसर को चूकना। किसी भी बुद्धिमान देश में, किसी भी प्रतिभावान देश में, किसी भी उच्च स्तरीय राजनीतिक व्यवस्था के देश में निश्चित रूप से उसको वो सम्मान मिलता ही नहीं। गदगद होते राजनीति, गदगद होते बुद्धिजीवी, गदगद होते सृजनात्मक लोग। लेकिन ऐसा हो आज नहीं, कल, कुछ सालों बाद। क्योंकि क्या बात होता है कि कई बार वो कहते हैं ना कि थोथा चना बाजेगा ना। इतने विराट महामानव को, इस मानवता को पचाने में थोड़ा समय लगेगा, स्वाभाविक सी बात। लेकिन जो आज भी ओशो के विजन से, ओशो के होने से गदगद है, और हजारों साल तक, लाखों करोड़ों अरबों लोग गदगद, तो कैसा ना वो महसूस करेंगे कि अरे यार, एक ऐसा व्यक्ति उस समय। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने ओशो को देखा, ओशो के चरणों में बैठे, ओशो से बातें, ओशो को बोलते सुन, ओशो के ध्यान प्रयोग, ओशो के पॉलिटिक्स रंग में ओशो के डूबे। ओशो को पढ़े, ओशो को सुने और ध्यान करें। किसी बेवकूफी में नहीं, सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर को खोने, ये अवसर खोने जैसा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आर्थिक मदद करें प्लीज।